वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। मेरे को खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है प्रशासनिक सेवा का, स्टेट सिविल सर्विसेज का, और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जीओआईटी, क्लर्क, मतलब जितने भी होते हैं, अलाइड सर्विसेज, तहसीलदार, वेलफेयर ऑफिसर्स, मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिए। तो उस बेस पे मैंने क्वेश्चनिंग बनाई है कि वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मैंने जो क्लास बाई क्लास, बुक बाय बुक और पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते वहाँ से क्वेश्चन पिक किए हैं। तो आपने अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी तो इन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आप रिवाइज भी करते हो तो आप बड़े इजीली जो है क्रैक कर सकते हो हर एग्ज़ाम को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर है 28 और क्वेश्चन है 2101। द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है जॉन लॉक। राजा के निरंकुशता का खंडन इसमें जॉन लॉक ने किया है। तो ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? जॉन लॉक की। राजा के निरंकुशता का खंडन इसमें किया गया था। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुबंध किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है यह भी जॉन लॉक की पुस्तक है। सामाजिक अनुबंध किसकी पुस्तक है? जॉन लॉक। आंखें बंद करके जो ये दोनों क्वेश्चन आपने रिवाइज फिर से करने कि ट्रीटाइजेज और सामाजिक अनुबंध किसकी पुस्तक है? जॉन लॉक की। सामाजिक अनुबंध में लॉक ने क्या कहा था? इसका उत्तर है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन पैदा होने के बाद समाज की जंजीरों से बन जाएगा। सामाजिक अनुबंध में लॉक ने क्या कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन पैदा होने के बाद समाज की जंजीरों से बन जाएगा। अगला प्रश्न है मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी थी? मोंटेस्क्यू ने। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी थी? मोंटेस्क्यू ने। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने क्या लिखा? इसका उत्तर है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात इसमें कही। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने क्या लिखा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में प्रतिनिधि सभा का क्या कार्य था? इसका उत्तर है प्राचीन समय में फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे, इसके लिए प्रतिनिधि सभा बनाई गई थी। तो प्राचीन समय में प्रतिनिधि सभा का क्या कार्य था? तो प्राचीन समय में फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे, इसके लिए प्रतिनिधि सभा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रतिनिधि सभा बनाने के लिए किसकी सलाह लेनी पड़ती थी? इसका उत्तर है स्टेट जनरल। प्रतिनिधि सभा बनाने के लिए किसकी सलाह लेनी पड़ती थी? इसका उत्तर है स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल की सलाह किसको बनाने में ली जाती थी? प्रतिनिधि सभा। अगला प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है? इसका उत्तर है रूसो। तो रूसो की बुक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता जिसे कहते हैं। किसने खुद को फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता माना? इसका उत्तर है तीसरे एस्टेट ने। तो तीसरे एस्टेट ने किस राष्ट्र का प्रवक्ता अपने आप को माना? फ्रांसीसी राष्ट्र। अगला प्रश्न है किसने फ्रांसीसी संविधान तैयार करने के लिए प्रयास किए? इसका उत्तर है मिराबियो व आबे। किसने फ्रांसीसी संविधान तैयार करने के लिए प्रयास किया? मिराबियो व आबे। अगला प्रश्न तीसरा स्टेट क्या है? किसकी रचना है? आबे। तीसरा एस्टेट क्या है? यह किसकी रचना है? यह आबे की रचना है। तो तीसरा एस्टेट किसकी रचना है? आबे की। अगला प्रश्न किसने कहा था कि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती? इसका उत्तर है नेपोलियन। तो किसने कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती? इसका उत्तर है नेपोलियन ने। अगला प्रश्न है फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र कब बना था? इसका उत्तर है 1791 में। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र कब बना था? 1791 में। अगला प्रश्न है मार्सिले पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है राजेट दिलाइल। तो मार्सिले पुस्तक की रचना किसने की थी? राजेट दिलाइल। राजेट दिलाइल पुस्तक किसने लिखी थी? मार्सिले। अगला प्रश्न है जैकोबिन क्लब किसके ऊपर बनाया गया था? इसका उत्तर है कॉन्वेट जैकब पर। तो जैकोबिन क्लब किसके ऊपर बनाया गया था? कॉन्वेट जैकब पर। महिलाओं को फ्रांस में मताधिकार कब मिले थे? इसका उत्तर है 1946 में।
तो 1946 में फ्रांस में किसको अधिकार मिले थे मताधिकार के? फ्रांस में महिलाओं को फ्रांस में मताधिकार कब मिले थे? 1946 में। अगला प्रश्न है 1804 में कौन फ्रांस का सम्राट बना? इसका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में कौन फ्रांस का सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, नेपोलियन किस युद्ध में हारा था? इसका उत्तर है 1815 में वाटरलू। नेपोलियन किस युद्ध में हारा था? 1815 के वाटरलू के युद्ध में। तो वाटरलू के युद्ध में 1815 में कौन हारा था? नेपोलियन हारा था। अगला प्रश्न है ओलंप द गूज कौन थी? इसका उत्तर है फ्रांसीसी महिला क्रांतिकारी। तो ओलंप द गूज कौन थी? फ्रांसीसी महिला क्रांतिकारी थी। अगला प्रश्न है महारानी व नेशनल असेंबली के पास क्या भेजा गया? इसका उत्तर है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। महारानी व नेशनल असेंबली के पास क्या भेजा गया? इसका उत्तर है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है 1791 में गूंज ने महिला क्लब बंद करने के लिए किसकी आलोचना की? इसका उत्तर है जैकोबिन सरकार की। 1791 में गूंज में महिला क्लब बंद करने के लिए किसने आलोचना की? इसका उत्तर है जैकोबिन सरकार की। अगला प्रश्न है गूंज पर किसके द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया? इसका उत्तर है नेशनल कन्वेंशन द्वारा। उसके बाद गूंज को फांसी पर चढ़ाया गया। गूंज को किसके द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया? नेशनल कन्वेंशन। उसके बाद गूंज को फांसी पर चढ़ाया गया। अगला प्रश्न है फ्रांस में दास प्रथा उन्मूलन किसके समय में हुआ था? इसका उत्तर है जैकोबिन साम्राज्य के समय। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ था? जैकोबिन साम्राज्य के समय। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दास की मुक्ति का कानून कब पारित हुआ था? इसका उत्तर है 1794 में। फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दास की मुक्ति का कानून कब पारित हुआ था? 1794 में। सभी दासों की मुक्ति का कानून 1794 में। अगला प्रश्न है फ्रांस द्वारा अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1848। फ्रांस द्वारा अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1848। अगला प्रश्न निग्रो कौन थे? इसका उत्तर है अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। तो निग्रो कौन थे? अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति से उपजे विचारों से किसने प्रेरणा ली थी? इसका उत्तर टिप्पू सुल्तान व राजा राममोहन राय। तो फ्रांसीसी क्रांति से उपजे विचारों से किसने प्रेरणा ली थी? इसका उत्तर टिप्पू सुल्तान व राजा राममोहन राय। लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है सामाजिक क्रांति का परिवर्तन युग। यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति सामाजिक क्रांति का परिवर्तन युग। अगला प्रश्न है यूरोप के लोग किस विचारधारा में विश्वास रखते थे? इसका उत्तर है रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी, अमूल परिवर्तनवादी। तो यूरोप के लोग किस विचारधारा में विश्वास रखते थे? रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी, अमूल परिवर्तनवादी। अगला प्रश्न है उदारवादी के विचार कौन थे? इसका उत्तर है ऐसा राष्ट्र जहाँ सभी धर्मों को बराबर का सम्मान व जगह मिले। तो उदारवादी के विचार कौन थे? ऐसा राष्ट्र जहाँ सभी धर्मों को बराबर का सम्मान व जगह मिले। अगला प्रश्न है उदारवादी किसके विरोधी थे? इसके उत्तर है उदारवादी वंशवाद विरोधी थे, निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, जहाँ शिक्षित न्यायपालिका हो। तो उदारवादी किसके विरोधी थे? वंशवाद, मतलब एक पिता का बेटा ही बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, इसके विरोध करते थे उदारवादी। उसके बाद निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, मतलब इलेक्शन होनी चाहिए और जहाँ शिक्षित न्यायपालिका हो, एजुकेटेड जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो हो, उसके विरोधी थे। अगला प्रश्न उदारवादी संबंधी अन्य तथ्य। उत्तर ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, यानी सभी को वोट के पक्ष में नहीं थे, ये संपत्ति वालों को वोट के पक्ष में थे। मतलब उदारवादी क्या चाहते थे कि सिर्फ जो संपत्ति वाले, जो पैसे वाले हैं वही वोट दे सकते हैं, तो लोकतंत्र नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है रेडिकल किसके समर्थक थे? इसका उत्तर है देश की आबादी के बहुमत के समर्थक थे, महिला मताधिकार के समर्थक थे, संपत्तिधारियों को किसी भी विशेष अधिकार के विरुद्ध जो उदारवादी देते थे
निजी संपत्ति के विरुद्ध नहीं थे, पर कुछ लोगों के हाथ में पैसा होने का विरोध करते थे। तो रेडिकल किसके समर्थक थे? देश की आबादी के बहुमत के समर्थक थे, महिला मताधिकार के समर्थक थे, संपत्तिधारियों को किसी भी विशेष अधिकार के विरुद्ध जो उदारवादी देते थे, निजी संपत्ति के विरुद्ध नहीं थे, पर कुछ लोगों के हाथ में पैसा हो का विरोध। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी के विचार कौन थे? उत्तर है, उदारवादी व रेडिकल दोनों का विरोधी थे। ये चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह भुलाया जाए, बदलाव धीमा हो। तो रूढ़िवादी के विचार कौन थे? तो इसका उत्तर है, उदारवादी व रेडिकल दोनों का विरोधी थे। रूढ़िवादी जो है उदारवादी और रेडिकल दोनों का विरोध करते थे। ये चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह भुलाया जाए, अतीत को पूरी तरह भुलाया जाए और बदलाव जो है धीमा हो। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज व सामाजिक परिवर्तन कौन सा समय था? इसका उत्तर है, यहाँ समय गहन सामाजिक आर्थिक बदलाव का था। नए शहर बस रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। तो औद्योगिक समाज व सामाजिक परिवर्तन कौन सा समय था? इसका उत्तर है, यह समय गहन सामाजिक आर्थिक बदलाव का था। नए शहर बस रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज ने किसे कारखानों में लाया? इसका उत्तर है, औरतें, आदमी और बच्चों को। उस समय बेरोजगारी थी, सफाई व्यवस्था की जरूरत थी। उदारवादी व रेडिकल दोनों ने समस्याओं का हल खोजने का प्रयास किया। औद्योगिक समाज ने किसे कारखानों में लाया? इसका उत्तर है, औरतें, आदमियों, बच्चों को कारखानों में लगाया। उस समय बेरोजगारी थी, सफाई व्यवस्था की जरूरत थी। उदारवादी व रेडिकल दोनों ने समस्याओं का हल खोजने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, 1815 में कौन राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे? 1815 में कौन राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे? इसका उत्तर 1815 में फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस क्रांति के जरिए राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। 1815 में कौन राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे? 1815 में फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस क्रांति के जरिए राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। और ऑप्शन 1815 में इटली के किस राष्ट्रवादी ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ राजा के खिलाफ साजिश रची थी? उत्तर, इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी। 1815 में इटली के किस राष्ट्रवादी ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ राजा के खिलाफ साजिश रची थी? उत्तर, इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी। यूरोप में समाजवाद का आना किसके बारे में बताता है? इसका उत्तर है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। फ्रांस के लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोग थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को बराबर बांटते थे। तो यूरोप में समाजवाद का आना किसके बारे में बताता है? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे यूरोप में। फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोग थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को बराबर बांटते थे। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स ने इस पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए? कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्ति को खरीदना होगा, इसे सामाजिक नियंत्रण व स्वामित्व होगा। इसे उन्होंने साम्यवादी कम्युनिस्ट कहा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? इसका उत्तर, कार्ल मार्क्स। तो किसने कहा था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? कार्ल मार्क्स ने। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, कार्ल मार्क्स ने कहा। अगला प्रश्न, समाजवादी विचार पूरे यूरोप में कब फैल चुके थे? 1870 में। समाजवादी विचार पूरे यूरोप में कब फैल चुके थे? 1870 में। समाजवाद वालों ने किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था खोली? इसका उत्तर है, द्वितीय इंटरनेशनल। समाजवाद वालों ने किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था खोली? इसका उत्तर है, द्वितीय इंटरनेशनल। अगला प्रश्न, 1905 में किसने लेबर पार्टी बनाई? इसका उत्तर है, 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों ने, ट्रेड यूनियनों ने लेबर पार्टी बनाई। 1905 में किसने लेबर पार्टी बनाई? इसका उत्तर है, 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों व ट्रेड यूनियनों ने लेबर पार्टी बनाई। तो 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों व ट्रेड यूनियनों ने लेबर पार्टी बनाई थी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? रूसी क्रांति। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति के द्वारा रूस पर किसने सत्ता काबिज की थी? इसका उत्तर है, समाजवादियों ने राजशाही के स्थान पर।
तो रूसी क्रांति के द्वारा रूस पर किसने सत्ता काबज की थी? समाजवादियों ने, राजशाही यानी कि राजा के शासन के स्थान पर। अगला प्रश्न है, रूस की कौन से देश अंग थे? तो इसका उत्तर है मॉस्को, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। तो रूस के कौन कौन से देश अंग थे? मॉस्को, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन भी था, जो रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो वाला यूक्रेन, बेलारूस। अगला प्रश्न है, रूस किस महासागर तक फैला था? इसका उत्तर है रूस प्रशांत महासागर तक फैला था। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, जो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान विश्व में शामिल थे। तो रूस किस महासागर तक फैला था? रूस प्रशांत महासागर तक फैला था। मध्य एशिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान विश्व में शामिल थे। अगला प्रश्न है, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से कौन सी शाखा उपजी थी? तो इसका उत्तर है रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत थे, लेकिन इस समुदाय के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम बहुत थे। तो रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से कौन सी शाखा उपजी थी? रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत थे, लेकिन इस समुदाय के तहत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम बहुत थे। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, अपने कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, लाइक तो बनता है, प्लीज़ यार लाइक तो कर देना। और ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो जानी चाहिए जिनको ज़रूरत है, ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्स की कमी है। तो चलिए आज को सेशन को यही एंड करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो।